हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे स्टडीज में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं थोड़ा सा पॉलिटेक्निक से हटके एक सिलेबस पे बात करूंगा, लेकिन इसमें भी अपना पॉलिटेक्निक आएगा ही आएगा, यानी ये वीडियो भी अपना पॉलिटेक्निक से रिलेटेड है। आज का जो अपना टॉपिक है आज का जो टॉपिक है वो अपना है आफ्टर 10th के बाद हम लोग क्या करें, मतलब 10th के बाद स्टूडेंट क्या करे। बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट रहते हैं। अभी फिलहाल ये अपना कोरोना के प्रभाव की वजह से हर जगह लॉकडाउन है और कॉलेज वगैरह अपना खुली नहीं है, इसलिए ये सब चीजों का अभी चर्चा नहीं हो रहा है। लेकिन हम सबको इन सभी चीजों के बारे में जानना अनिवार्य है, क्योंकि अब जैसे ही अभी पहली बार हमारा देश का कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जिन्होंने अपने वैज्ञानिकों पर गर्व के साथ पूरे मतलब डिवोटेड तरीके से विश्वास किया है उनपे। मतलब एक वही होता है ना कि अपना घर के आदमी लोगों पे उनका विश्वास जगा है। पहले के जो अपने सरकार थे, मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। राजीव गांधी जी वो अमेरिका से सुपर कंप्यूटर मांगने गए थे, तो अमेरिका वाला ने उन्हें ये बोल के भगा दिया कि मैं अपना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं देता हूँ। वो रिटर्न आए और अपने इंस्टीट्यूट, अपने जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है अपने वैज्ञानिकों के सामने ये चीजों का डिस्कशन किया। मात्र दोस्तों 1 महीना के अंदर सुपर कंप्यूटर इंडिया के वैज्ञानिकों ने धर के धर रख दिए। तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया के वैज्ञानिक भी इतना टैलेंटेड है, क्योंकि इंडिया के वैज्ञानिक इतना कोई भी कहीं का भी वैज्ञानिक टैलेंटेड नहीं है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये होता है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद जैसे अपने IIT इंजीनियर वगैरह सब अमेरिका ही भागते हैं। यही अपना दुख है। मैंने एक मैगजीन पढ़ रही थी और एक इंटरव्यू भी देख रहा था। लगभग दस्तों तक दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स, उनका एक इंटरव्यू था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में उनसे एक सवाल किया गया था कि आप अपने कंपनी में, माइक्रोसॉफ्ट वाला कंपनी में दुनिया का सबसे अमीर आदमी दस्तों तक रहा, वो अपने कंपनी में अधिकतर इंडियन इंजीनियर ही क्यों रखते? तो उन्होंने हंसते हुए उस इंटरव्यूअर को एक जवाब दिया, बोला कि यदि मैं इंडियन इंजीनियर को नहीं रखूंगा तो पता चलेगा कि कुछ दिन के बाद माइक्रोसॉफ्ट का ऑनर इंडिया का ही कोई होगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इंडिया में इतनी काबिलियत होने के बावजूद भी इतने दिनों तक इंडिया को फॉरेनर कंट्री लोग जंगल झाड़ या फिर लंद फंद ऐसे ही कुछ उपनाम से सम्मानित करते थे। आज देख रहे हैं दोस्तों, आज इंडिया का कोई नेता इतना बड़ा ग्लोबल नेता बन के उभरा है कि यूनाइटेड नेशन के सामने उनके पॉलिसी को चैलेंज करके आता है। छोड़िए, फिलहाल आज मैं उस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे मेरे साथ उस मैटर में जुड़े नहीं हुए। मेरे साथ डिप्लोमा 10th या 12th के लड़के जुड़े हुए, इसलिए मैं आप लोगों को इसी मैटर में चर्चा करूंगा। चलिए, कॉलेज वगैरह तो अपना खुलेगा ही खुलेगा, तो हम लोग के पास कितने ऑप्शन है? 1 2 3 4 और एक ऑप्शन है ITI। इसके बाद मतलब 10th के बाद अपने के पास 5 ऑप्शन होता है कि हम 5 चीजों के साथ आगे की और स्टडी कर सकते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है? ये जो अपना आर्ट्स दिया हुआ है दोस्तों, इसमें अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं जिसका 10th में नंबर कम आता है। ऐसा नहीं है कि जिसका 10th में नंबर कम आता है वही आर्ट्स लेते हैं। बढ़िया नंबर वाले लोग भी आर्ट्स लेते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्शन है, यहाँ अधिकतर आपको किस टाइप के लड़के मिलेंगे? जिसका जो एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमजोर बच्चे ही आर्ट्स लेते हैं। यहाँ इसके बाद 10th के बाद गांव घर में हमारी ऐसे लोकेलिटी में ऐसी स्थिति है कि हम लोग महीना का अपने बच्चों को 2000 रुपया एफर्ट नहीं कर सकते। इस वजह से टैलेंटेड लड़के भी यहाँ आर्ट्स लेते हैं। और आर्ट्स में ऐसा नहीं है कि आर्ट्स लेने के बाद उनके पास स्कोप खत्म हो जाता है। उनके पास भी बहुत सारे स्कोप होते हैं। जैसे अभी मैं थोड़ा सा जेनुअली स्कोप बोल रहा हूँ। उनके पास पॉलिटिशियन,
आर्ट्स के बंदे पॉलिटिशियन बहुत बनते हैं, दूसरा LLB वगैरह करके एडवोकेट वगैरह बनते हैं, और जितने सारे नॉन टेक जॉब हो, JSSC हो, दारोगा वगैरह, सब तो आप ग्रेजुएट करके कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे में आपका स्कोप नहीं है, हर वो स्कोप है, लेकिन थोड़ा बहुत इस सब में स्कोप बढ़ जाता है, ऐसा नहीं, इसमें भी आपका स्कोप है। हर जो अब मैं बोलूं, हर नॉन टेक जॉब आप आर्ट्स के सब्जेक्ट लेके भी कर सकते हैं। इसलिए हमें एक चीज तो कंफर्मली है कि यदि आप आर्ट्स लिए हैं तो बिना डिग्री किए नहीं छोड़े, आपको डिग्री अनिवार्य है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। तो आर्ट्स सब्जेक्ट में हम लोग जाने कि आर्ट्स सब्जेक्ट में हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। पहला सब्जेक्ट है दोस्तों अपना हिस्ट्री। हिस्ट्री कौन से बंदे लेते हैं, ये तो मेरे लिए सबसे बोरिंग सब्जेक्ट है। मेरे को हिस्ट्री उतना मजा नहीं आता था, इसलिए मैंने कभी आर्ट्स की ओर ध्यान नहीं दिया। अभी फिलहाल मुझे LLB भी करना है। डिप्लोमा के बाद आप बोलिएगा कि ये क्या कर रहा है, LLB करने का उद्देश्य कुछ और है। मैं एडवोकेट नहीं बनना चाहता, बस लॉ पॉलिसी इतना होना कि कोई आदमी अपने को बेवकूफ ना बनाए। इसलिए मैं अभी पॉलिटिकल साइंस से, थोड़ा सा समाज सेवा में इंटरेस्ट भी है, पॉलिटिकल साइंस से अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ, और हमें फ्यूचर में LLB भी करना है, इसलिए मैं अब थोड़ा बहुत आर्ट्स में भी आया हूँ। तो अपने को हिस्ट्री बहुत सारे बंदे को जो हिस्ट्री में इंटरेस्टेड होती है, बाबर अकबर बीरबल क्या है, फ्यूचर हमारे प्लानिंग क्या रहे क्या नहीं, तो उसमें अपने को हिस्ट्री में हम लोग को पढ़ाया जाता है। उसके बाद है आर्ट्स में अपना इंग्लिश में यहाँ दोस्तों अपने को ग्रामेटिकल, अपने इंग्लिश लैंग्वेज को आप कैसे इंप्रूव करेंगे इसके बारे में आर्ट्स में। और जियोग्राफी तो आप लोगों को पता है कि नई नई चीजों का इन्वेंट। और ये साइकोलॉजी है दोस्तों अपने लिए कि आप किसी मन के बात को कैसे पढ़े, आदमी के बिहेवियर को देख के, बॉडी लैंग्वेज से, बहुत सारे ऐसे चीज इसमें सिखाए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस तो आपको समझ में आ ही गया है दोस्तों, नाम से पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इसमें राजनीतिक गतिविधियों के बारे में चर्चा होती है। लोकतंत्र इतने जितना कुछ दिया हुआ है 1950 में अपना बना था ना, तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया है। उसके बाद है अपना इकोनॉमिक्स अपने को वो जो टैक्स वगैरह, GDP, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं ना, उनका जो दिमाग होता है ना, कैलकुलेशन पावर इतना फास्ट होता है कि उनके वजह से हमारा वो जो GDP, लंच फंड ग्रोथ वगैरह ऐसा बताते हैं ना, तो इकोनॉमिस्ट वगैरह लोग करते हैं। तो आर्ट्स में भी, मेरा कहने का मतलब है आर्ट्स में भी आपका बहुत सारा स्कोप है, और इन सभी सेक्शनों में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्ट्स एकदम बेकार का सब्जेक्ट है। जनरली अधिकांश एवरेज फैमिली के बंदे आर्ट्स ही लेते हैं, और मैं अलग वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सेक्शन है, उसमें मेरे को कितने खर्चे होते हैं हम लोगों को पढ़ने में, और क्या क्या करने पड़ते हैं, उस सब के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद ये संस्कृत में मैं तो रिकमेंड करूंगा कि हर बंदे थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ें, क्योंकि यह इंडियन लैंग्वेज है। और आज हमारा स्थिति ऐसा है कि हमारे यहाँ के बंधु का माइंडसेट ऐसा हो चुका है ना कि संस्कृत नहीं पढ़ना, ये सब बेकार का सब्जेक्ट है। यार बेकार का सब्जेक्ट नहीं है, फ्यूचर में इसका बहुत उपयोग है। अभी रशियन कंपनी जो है वो लोग ना अपने सुपर कंप्यूटर में इस बाइनरी होता है जावा वावा, वो सब को छोड़कर संस्कृत से ऑपरेट कर रहे हैं। तो सोचिए दोस्तों, हमारे पहले पूर्वज खाली हम लोग को यही पढ़ाते थे, कितनी उपयोगिता थी हमारी भारत देश के। लेकिन यहाँ के जो 70 साल में वामपंथियों ने हमारे साथ की ना, पूरा देश का सत्यानाश कर रखा है। तो अब बताइए, इस सेक्शन को हमारे किताब से निकाला गया, बस उसका रीजन यही था ना कि आप भगवत गीता ना पढ़े, बहुत सारे ऐसे चीज है, संस्कृत में पंडित ना बने, ये ना बने। मैंने पंडितों के खिलाफ भड़काऊ काम कराने के लिए वामपंथियों ने अपना जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, बहुत सारे पुराण वगैरह संस्कृत से जितने भी कुछ थे सबको जलवाया। कारण यही था कि हमें तोड़ा जाए, और अलग अलग तरीके से अलग टॉपिक बार बार भटक रहे हैं दोस्तों, भटकना नहीं है। और ये अपना है सोशियोलॉजी।
इसमें दोस्तों अपने को समाज सेवा के बारे में बताया जाता है। और सॉरी यहाँ साइकोलॉजी का दूसरा था दोस्तों, यहाँ फिलोसफी में वो सब पढ़ाया जाता है कि आप मन के बात को कैसे जाने, किसी व्यक्ति के बॉडी लैंग्वेज से आप इसको कैसे पहचाने। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया था दोस्तों, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा। अगला है, क्योंकि थोड़ा सा बोलते बोलते माइंड डाइवर्ट हो ही जाता है इधर उधर। अब अगला है कॉमर्स सेक्शन। इसमें तो मैंने बताई कि अच्छा एक अलग वीडियो जो बताऊंगा ना कि आर्ट सेक्शन से आपको कौन कौन फील्ड में जॉब मिलेगी, तो उसके लिए भी मैं आर्ट सेक्शन, कॉमर्स सेक्शन, साइंस और पॉलिटेक्निक में कौन कौन सेक्शन से कहाँ कितनी जॉब मिलेगी उस सब के बारे में भी अलग से चर्चा करूंगा। आज मैं केवल सब्जेक्ट और हमने को पढ़ना क्या क्या है और थोड़ा बहुत जितना कुछ जानने का रहेगा आज मैं जान के आगे बढ़ता हूँ, है ना। कॉमर्स सेक्शन दोस्तों अपने लिए मतलब आर्ट्स से कॉमर्स सेक्शन को थोड़ा सा बढ़िया प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि इस सेक्शंस में ऐसे बाहर के बड़े बड़े कॉलेज जो है वहां आपको 60% लाना अनिवार्य होता है। लेकिन अपना जो यहाँ हम लोग जो चास कॉलेज से पढ़ते थे, चास कॉलेज हो गया, अपना एसएस कॉलेज हो गया, यहाँ ऐसा कोई कंडीशन है नहीं। यहाँ कोई भी बंदे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप 60% हो 70% हो, आपसे वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ कॉमर्स, अदर कॉलेज में ऐसा कंडीशन अप्लाइड है और आर्ट्स से थोड़ा कॉमर्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है। और गांव घर में थोड़ा सा 10th के बाद ना एक माइंड सेट बना रहता है कि बंदा क्या लिया, आर्ट्स लिया, अरे बेकार का लड़का होगा, अच्छा कॉमर्स लिया, हाँ थोड़ा सा बढ़िया, उसके बाद बोलेगा साइंस और बढ़िया। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने अनुसार आप अपना सब्जेक्ट चूज कीजिएगा। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा। दुनिया वाले क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्योंकि वो तुमको देखना है कि तुम्हारा कैरियर कैसे आगे की ओर बढ़े। मैंने तो बहुत सारे ऐसे बंधुओं को देखा है कि 10th में 450, 80, 480, 90 और साइंस में गया। तो वैसा नहीं है यार, तुमको जो चीज में इंटरेस्ट है वही कर। दुनियादारी का काम ही है बोलना, ताना मारना, बस वही काम होता है। तो छोड़िए उस सब बातों को। कॉमर्स सेक्शन में हम लोग को पढ़ना क्या क्या होता है। पहला चैप्टर जो है ना, अपना पहला सब्जेक्ट जो है अपना, वो है अपना अकाउंटेंसी। इसमें हम लोग अकाउंट से पैसा, मतलब बैंक से पैसा वैसा डिपॉजिट वगैरह निकाले कैसे, इस सब के बारे में बताया जाता है, मतलब अकाउंटेंसी बनाया जाता है। और दूसरा है, अब ऊपर से एक चीज है कि कॉमर्स लेने वाले लड़के ना अधिकतर बैंकिंग, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स के लड़का बैंकिंग में नहीं जाते हैं, लेकिन अधिकांश कॉमर्स सेक्शन के लोग बैंकिंग, चार्टेड अकाउंटेंट, फाइनेंस में बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि इनका जो कैलकुलेशन पावर होता है ना वो इन सभी सेक्शनों से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इन लोग का स्पेशल सेक्शन ही है। और कॉमर्स सेक्शन के लड़के बैंकिंग में मैनेजर वगैरह यही सब में ज्यादातर देखे जाते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी आर्ट्स के जैसे ही यहाँ भी डाला रहता है। इकोनॉमिक्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको पढ़ना ही है। बहुत जो अपने देश के लिए जीडीपी वगैरह या इस सब के बारे में जानने की ये चीज रखते हैं, ख्वाहिश वगैरह, तो वो लोग इकोनॉमिक्स लेते हैं। और उसके बाद है बिजनेस स्टडी। आपको कॉमर्स में यहाँ पर बिजनेस स्टडीज के बारे में सिखाया जाता है कि यहाँ पर ही आप बिजनेस स्टडी मतलब आपको बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह डील करना है, किस तरह कॉस्ट प्राइस वगैरह क्या क्या रखना है, उन सब के बारे में आपको बताया जाता है। दूसरा है मैथमेटिक्स के बारे में तो आपको पता ही दोस्तों, ये बहुत फ्यूचर के लिए हम लोग के लिए बहुत मायने रखता है। अर्थमेटिक के लिए या फिर कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिक्स तो हमारा कैलकुलेशन का दिनचर्या है। अब अगला है इंग्लिश सेम है, यहाँ पर ही आपका इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा सा इंप्रूव कराने के लिए ग्रामेटिकल वगैरह को पढ़ाया जाता है। अब है दोस्तों साइंस। जनरली दोस्तों सभी बंधुओं का माइंडसेट यही होता है, मतलब हर आदमी का, कि 10th के बाद जो भी बंदे साइंस लिए हैं वो इंटेलिजेंट होंगे, वो पढ़ने में बहुत बढ़िया होंगे। ऑब्वियसली होते भी हैं, और बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं ना जो जबरदस्ती साइंस ले लेते हैं, और पता चलता है कि बहुत सारे रीजनों के बाद 12th के बाद लंच बंद होके छोड़ जाते हैं, फेल वगैरह हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो वो सब चलता रहता है। लेकिन जनरली साइंस को ना बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, और साइंस सेक्टर से ना
आप मेडिकल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बहुत बड़ा स्कोप है इस सेक्शन को, इसलिए इस सेक्शन को ना बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। आप इससे आपका साइंटिस्ट वगैरह बहुत बड़ा स्कोप है, इसलिए इस सेक्शन को ना बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। पहला आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, नॉन टेक और जितनी सारी टेक है वो सब आपका यहाँ पर ही तो डाला ही रहता है। तो साइंस को ना दो भागों में बांटा गया है। पहला है अपना मेडिकल साइंस, इसमें आप डॉक्टरी लाइन वो सब में जाते हैं, और दूसरा है अपना नॉन मेडिकल लाइन, ये अपना इंजीनियर, साइंटिस्ट वगैरह ये सब रिसर्च सेंटर वगैरह में ये अपनाता है। दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और हम लोग को साइंस में पढ़ना क्या क्या होता है। पहला चैप्टर है अपना फिजिक्स, भौतिकी। इसको हम लोग हमारा तो बहुत ही मतलब ये तीन जो है ना दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये तीन सब्जेक्ट अपने लिए बहुत मायने रखता था। मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट भी है, तो इसलिए मैंने ये सब की पढ़ाई ज्यादा की। और पहला है फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स में हम लोग, मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग को ब्रह्मांड वगैरह, न्यूटन लॉ, ये तो मैंने न्यूटन के बारे में क्या बोलूं दोस्तों, सामने होता तो टपका डालता मैं उसको, क्योंकि उनके वजह से ही पूरा फिजिक्स बना हुआ है। ये फिजिक्स पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री में हम लोग को रसायन, मेटल्स के बारे में जानना होता है, उनके प्रॉपर्टी को, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज को, ये सब के बारे में जानना होता है। और जैसे जैसे हाईली लेवल पे पढ़ेंगे, इनका भी जो सिलेबस होता है ना वो बढ़ता जाता है। बायोलॉजी दोस्तों, हम लोग जीव विज्ञान जिसको हम लोग कहते हैं, जीवों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। मानव मतलब जितने भी जीव हैं उनके बारे में अपने को अध्ययन करता है। मैथमेटिक्स जो है वो भी अपने लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये तो हमारे दिनचर्या में कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, और वैसे भी आगे चल के इसका बहुत। और यहाँ अपना कंप्यूटर साइंस, इसमें अपने को कंप्यूटर से रिलेटेड सारी जानकारी पूछी जाती है, बताई जाती है। और ये जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाना सिखाया जाता है, जावा सॉफ्टवेयर और क्या क्या सॉफ्टवेयर है ना, तो ये सब के बारे में बताया जाता था। मैंने जब आईएससी की थी उस टाइम मेरा कंप्यूटर साइंस ही था। और उसके बाद बायोटेक, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है। तो साइंस सेक्टर को इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्कोप्स होते हैं। और आप इस फील्ड के बाद साइंस से 12th करने के बाद आप बीआईटी से बीटेक भी कर सकते हैं, उसके बाद आईआईटी भी जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे स्कोप खुलते हैं साइंस के बाद। और ये है कि इनका जो स्कोप होता है ना, आर्ट्स और कॉमर्स का, उनका स्कोप थोड़ा लिमिटेड होता है। मैंने आपको जितना बताया उतना ही आएगा। हालांकि सभी सेक्शन में अपना आप प्रोफेसर वगैरह के लाइन में जा सकते हैं, लेकिन आपको यदि बड़ा स्कोप चाहिए तो वो अपना साइंस ही डालता है। इसलिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनरली हर ग्रामीण के लोग सीधे सीधे यही पूछते हैं 10th के बाद क्या लिया। तो यही है माइंडसेट अपना ग्रामीण का, यही रहता है कि एक बार साइंस ले लें। और अब दोस्तों मेरा थोड़ा सा व्यू जाने ना कि आप 10th के बाद क्या लें, तो मैं आपको मतलब थोड़ा सा यही बताऊंगा कि आपका यदि कितना भी ज्यादा फाइनेंस प्रॉब्लम हो ना, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि आप पहले 10th के बाद 12th के लिए साइंस का ही यूज करें। उसके बाद आप आर्ट्स में आ जाइए, कॉमर्स में आ जाइए, आप चेंज करा लीजिएगा। क्योंकि आप यदि शुरू में आर्ट्स लेते हैं ना, तो पढ़ने का जो रिदम होता है और माइंड सेट, जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, जो 10th के बाद होता है, वो आपका टूट जाता है। आर्ट्स के बंदों में आप कॉमर्स ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं। मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आज फिलहाल यही है। उसके बाद अपना और एक सब्जेक्ट है, और एक टाइप है अपना पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक क्या है? ये एक इंजीनियरिंग लाइन है, और डायरेक्टली आपको 12th के बाद मतलब 10th के बाद बहुत जल्दी जॉब चाहिए, तो आप इस फील्ड में आइए। बहुत बढ़िया फील्ड है, और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्टली 10th के बाद 12th ही करें। अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इतना सारा झमेला करेंगे, उससे अच्छा आप यही कर लें। कारण मैं बताता हूँ, ये जो आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस है ना, जितने सारे वैकेंसी आपको प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको ये पॉलिटेक्निक भी कराएगा। क्योंकि ये जो इंटर है वो अपना पॉलिटेक्निक का इक्विवेलेंट है। तो और एक चीज का यहाँ फायदा है कि आप यहाँ नॉन टेक जितने जॉब है, नॉन टेक जॉब जितने हैं ना, वो तो पॉलिटेक्निक के बंदे भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन जितने टेक जॉब आएंगे वो यहाँ इंटर के बंदे नहीं भरेंगे। यही अपना फायदा है
यहाँ तो अपना खुद का वैकेंसी आपको मिलेगा ही मिलेगा, और दूसरा है नॉन टेक वैकेंसी भी आपको मिलेगी, आप भर सकते हैं क्योंकि इक्विवेलेंट है। पॉलिटेक्निक में हम लोग को बहुत सारे आजकल तो ब्रांचेस खुल गए हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग का बाबा ब्रांच हम लोग जिसको बोले, बाबा ब्रांच तो एक मैकेनिकल को बोला जाता है। मतलब जो अभी जो चल रहा है ट्रेंडिंग में, वही ब्रांच के बारे में जाने, जो कोर ब्रांच है उन सभी ब्रांचों के बारे में जाना है। पहला है अपना पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल। ये दोस्तों वैसे तो इसको बाबा ब्रांच बोला जाता है पॉलिटेक्निक का, और इसके बाद आप डिग्री भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप पढ़ाई स्टार्ट किए ना तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से या पॉलिटेक्निक से, तो डिग्री जरूर करें। एक डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। यहाँ मैकेनिकल है पहला अपना ब्रांच। मैकेनिकल को ना बाबा ब्रांच भी बोला जाता है, और ये इसके स्कोप बहुत है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद है अपना सिविल। अभी फिलहाल जनरली सिविल इंजीनियरिंग को जो फायदा है ना, वो शायद इतने सारे में किसी को नहीं है। मैकेनिकल का थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अभी इसका स्कोप कहें तो घटा हुआ है। सिविल जो है ना बहुत बड़ा सेक्शन है, और आर्किटेक्ट वगैरह बनना है तो आप सिविल इंजीनियरिंग ही करें। दूसरा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पता है आपको, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपको जनरेटर वगैरह लंच वंच बहुत सारा चीज सिखाया जाता है। उसके बाद है ऑटोमोबाइल। ये मैकेनिकल का ही लगभग एक पार्ट है, और ऑटोमोबाइल में हम लोग को सिखाया जाता है कि कैसे ऑटो पार्ट वगैरह बनाते हैं, ये करते हैं। उसके बाद है माइनिंग इंजीनियरिंग, कोल ब्लॉक। कोल ब्लॉक का ही मैं डायरेक्टली नाम बता दूं, यहाँ पर ही आपको माइनिंग से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड कराती है। ये पढ़ने वाले बच्चे माइनिंग सरदार वगैरह ये सब है ना, वो सब में जाते हैं। अगला है अपना कंप्यूटर इंजीनियरिंग। इसमें आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हर जानकारी डाली जाती है। आपको सॉफ्टवेयर वगैरह बनाने के बारे में सिखाया जाता है। मतलब कंप्यूटर फील्ड में जिसको इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले ले। उसके बाद है मेटलर्जी। ये पहले ना दोस्तों यहाँ पर इंक्लूड था, और इसको मतलब स्पेशली एक ब्रांच का दर्जा नहीं दिया गया था, लेकिन अब इसको जनरली स्पेशली ब्रांच का दर्जा दे दिया गया है। और जितने भी महारत्न कंपनी है ना, सेल वेल, यहाँ इसका डिमांड जो है ना बहुत बढ़ा हुआ है, और आपको बहुत जल्दी नौकरी चाहिए ना, तो ये आपका मेटलर्जी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिप्लोमा लेके आप मेटलर्जी ले। हालांकि अभी ये डिप्लोमा का एग्जाम जब होगा ना, उसके बाद मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपको कौन सा ब्रांच चूज करना है, क्या करना है, किसमें कौन सा स्कोप है। क्योंकि हमारा चैनल तो टेक्निकल चैनल है, मैं भी टेक्निकल बंदा हूँ। नॉन टेक से अपने को रिलेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन पढ़े हैं तो थोड़ा बहुत आपको प्रोवाइड करा दूं। और देखें कि 10th के बाद मेरे को भी कंफ्यूजन था। मैंने पहले 10th के बाद 12th की, उसके बाद जाके वो बराबर है। तो मेरे को यदि पता रहता या कोई बताने वाला रहता तो मैं डायरेक्टली पॉलिटेक्निक ही करता, साइंस क्यों करता। तो छोड़िए, उस टाइम मेरे पास इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था। जनरली मैं एक चीज बताता हूँ दोस्तों, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। मैं जब 10th का एग्जाम दिया ना, 12th तक मेरे को पॉलिटेक्निक के बारे में पता नहीं था। सोच सकते हैं दोस्तों कि हम लोग किस पिछड़ा क्षेत्र से जाके पढ़े। 12th तक अपने को पॉलिटेक्निक के बारे में पता नहीं था। और ये बताइए दोस्तों, 10th का सिलेबस है, 12th तक नहीं पता था। तो मेरे को उसमें कोई लज्जा वगैरह नहीं लग रही है। जो रियलिटी है मैं आप लोगों को बता दी, वही है दोस्तों। मेरा उद्देश्य इसीलिए आज का वीडियो जो था ना, मेरा यही उद्देश्य बना हुआ था कि मेरे साथ जो घटित हुआ है, मेरे को जो इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं पता थी, मैं आपको बताया। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो वीडियो है वो आपको ये समझाने के लिए जरूर प्रेरित करेगा कि आप 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेके अपना करियर बनाएं और क्या करें। उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस सभी फील्डों में आपका सबसे बेटर फील्ड कौन होगा। मैं तो अभी थोड़ा सा रिकमेंड कर रहा हूँ कि इतना सारा झमेला करेंगे उससे आप डायरेक्टली पॉलिटेक्निक ही करें। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और कोई नया इन्फॉर्मेशन आप लोग को दिया हो तो एक लाइक बनता है। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ और चीज, इंटरेस्टिंग चीज भी जानना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और अपने ठेठ लैंग्वेज में बोल रहे हैं यदि दोस्तों वीडियो अच्छा ही लग रहा है ना,
तो दमे शेयर करी और शेयर करल बादे जे बंधु थी जीतो नूतन बंधु थी वो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगातार आप लोगों को पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो जो भी बंदे 10th या 12th के होंगे तो ऑब्वियसली मैं डायरेक्ट जब आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पॉलिटेक्निक ही करें, ताकि बहुत सारे फील्ड्स आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, इतने सारे फील्ड्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपने पॉलिटेक्निक के कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।